हाय एवरीवन। तो वेलकम टू GS2 पॉलिटी लेक्चर 7। ठीक है। सो आज का जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाउ इंडिया इज़ यूनिटरी। लास्ट लेक्चर में हमने फेडरलिज्म का पूरा पढ़ा था। ठीक है। एंड कैसे स्टेट और सेंटर के बीच में फेडरलिज्म हैंडल करा गया है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, एंड यूनियन लिस्ट। ठीक है। शेड्यूल 7 पढ़ा था। उसके बाद कुछ आर्टिकल्स थे या कुछ फील्ड्स थे, जैसे शेड्यूल 7 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। इन सब में दोनों का, सेंटर और स्टेट दोनों का अप्रूवल चाहिए होता है अमेंड करने के लिए। ठीक है। जैसे 241 हाई कोर्ट इन यूटीज़ एंड ऑल, तो ये सब हमने पढ़ा था। देन वी क्लोज ऑन आर्टिकल 368 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर भी आपका सेंटर और स्टेट दोनों का अप्रूवल लगता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में विल डिस्कस कि हाउ इंडिया इज़ यूनिटरी। ठीक है। हाउ इंडिया इज़ यूनिटरी इन नेचर। यूनिटरी का मतलब समझ गया ना, जैसे कि सिर्फ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ इंडिया इज़ यूनिटरी। ठीक है। यूनिटरी का बेसिस का मतलब ये है कि कब, किस कंडीशन और किस सिचुएशन के बेसिस पे सेंटर बिकम्स मोर पावरफुल देन स्टेट्स। ठीक है। तो इसके कंपैरिजन हम जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वो कंट्री जिसको सबसे फेडरलिज्म में सबसे ऊपर रखा गया, दैट इज़ योर USA। ठीक है। तो एंड हाउ इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम USA इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है। एक कंपैरिजन यहाँ करेंगे। ठीक है। हाउ इंडिया इज़ यूनिटरी। ठीक है। कंडीशन जिस पे सेंटर और स्टेट, सेंटर बिकम्स मोर पावरफुल देन स्टेट्स। देन विल कंपेयर द फेडरलिज्म बिटवीन US एंड इंडिया। ठीक है। तो इसमें हम आगे सिचुएशंस भी पढ़ेंगे, कुछ नॉर्मल सिचुएशंस वर्सेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन का मतलब जैसे आपका इमरजेंसी हो गया, तो उस केस में सेंटर बिकम्स मोर पावरफुल, है ना। तो वो कंडीशंस और वो आर्टिकल्स कौन सी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो हम USA के फेडरलिज्म से स्टार्ट करते हैं। USA फेडरलिज्म। ठीक है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स हैं जिसको हम एक बार ही पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। जब हम इंडिया के फेडरलिज्म से कनेक्ट करेंगे या उसको कंपेयर करेंगे ना, तो हमें डिस्टिंग्विश समझ में आएगा पूरी तरह से कि ऐसी कौन से ट्रेड्स और प्रॉपर्टीज़ हैं जो USA फॉलो करता है और जो इंडिया फॉलो नहीं करता। एंड मतलब जो भी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, in terms of constitution, then you have citizenship, then you have Supreme Court, you have flag, you have national anthem। ठीक है। तो ये सारे ना यूनियन USA के टर्म्स में स्टेट, 50 स्टेट्स हैं US के। ठीक है। 50 स्टेट्स में सबका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, सिटीजनशिप हर स्टेट की अलग है। तो यूनियन की सिटीजनशिप अलग है और स्टेट की अलग है। तो USA ऑफर ड्यूल सिटीजनशिप। ठीक है। हर स्टेट का खुद का एक सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का एक ही है। हर स्टेट का खुद का एक फ्लैग है, इंडिया में सिर्फ एक ही फ्लैग फॉलो होता है। ठीक है। हर स्टेट का खुद का स्टेट एंथम या नेशनल एंथम कह लो। ठीक है। तो ये सारे कंपैरिजन हैं, दिस प्रूव्स दैट USA इज़ मोर फेडरल इन कंपेयर टू इंडिया। ठीक है। तो इसमें लिखना स्टार्ट करो। USA फेडरलिज्म के नीचे लिख लो, बेंचमार्क ऑफ फेडरलिज्म इज कंसिडर्ड, benchmark of federalism is considered with respect to USA and Australia। ठीक है। USA एंड ऑस्ट्रेलिया को के साथ उसका बेंचमार्क रखा गया है, बट हम यूजुअली USA को स्टडी करते हैं बिकॉज अगर आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स भी US से ही आए हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से भी बाकी बहुत सी चीज़ें ली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। बट अभी इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म USA में क्या क्या था वो लिख लो। ठीक है। पहला पॉइंट तो ये लिख लो, in USA center and state have their own constitution।
ठीक है। सेकंड लिखो, पर्सन इज सिटीजन ऑफ यूएसए एंड द सिटीजन ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो, ब्रैकेट में ड्यूल सिटीजनशिप, ठीक है, ठीक है। देन तीसरा यहाँ ड्यूल सिटीजनशिप, एक आपकी यूएसए की है कंट्री की एंड एक आपकी स्टेट की है। स्टेट हो गया जैसे आपका टेक्सास एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट एक यूएसए की सेंटर की है और एक यूएसए की स्टेट्स की है, जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट है, मतलब जो स्टेट है उन सबके हर स्टेट में खुद की सुप्रीम कोर्ट भी है, ठीक है। वहाँ में जैसे हमारा तो क्रोनोलॉजी कैसा है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट ऐसे जाते हो पूरा, है ना, इंडिया के केस में। बट वहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता है तो उस केस में इफ़ यू वांट टू बी सेव्ड, ओनली प्रेसिडेंट कैन सेव यू फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, ठीक है। यूएसए के केस में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पास करा है तो उससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही है जो आपको बचा सकता है। बट इंडिया के केस में अगर आपको पता हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दी तो वहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, जैसे आप प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है, जो भी इम्प्रिजनमेंट हो या डेथ पेनल्टी हो, डेथ वारंट हो, वो सारी चीज़ें प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है। बट यहाँ पे यूएसए के केस में इट्स ओनली द प्रेसिडेंट, ठीक है। इंडिया में भी प्रोविजंस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट में भी है और नेशनल लेवल पे भी है, तो दैट विल डिस्कस। इसमें नेक्स्ट लिखो, फ्लैग ऑफ यूएसए एंड स्टेट इज सेपरेट, ठीक है। फ्लैग हर किसी का अपना है, ठीक है। और लास्ट लिख लो, यूएसए एंथम, एंथम जैसे हमारा एक ही नेशनल एंथम है, एंथम ऑफ यूएसए एंड एंथम ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इन सारे के बेसिस पे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि यूएसए का जो फेडरलिज्म है वो बहुत स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। तो इफ वी कंपेयर ऑल दीज पॉइंट्स टू द फेडरलिज्म ऑफ इंडिया, लास्ट में कंक्लूजन पॉइंट के संग लिख लो, फ्रॉम अबव मेंशन ट्रेट्स ऑफ यूएस, इंडिया डजंट शो ऑल ट्रेट्स एंड हेंस इट इज़ यूनिटरी इन नेचर, ठीक है। हाउ इंडिया इज़ यूनिटरी, ये हमारा क्वेश्चन था। हमने फेडरलिज्म यूएसए का कंपेयर करा, फेडरलिज्म ऑफ यूएसए के कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स समझने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और ट्रेट्स यूएसए में फॉलो होती है, उसका मतलब 10% भी सेम के सेम फॉर्मेट में फॉलो नहीं होता इंडिया में, हेंस इट इज़ बिलीव दैट इंडिया इज़ यूनिटरी इन नेचर, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट के पर्पज़ से बहुत सही है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो यूनिटरी और फेडरलिज्म के बेसिस पे, ठीक है। अभी हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट यूनिटरी के बेसिस पे रहेगा कि किस बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया इज़ यूनिटरी, ठीक है। अभी नेक्स्ट लिखो, ठीक है। तो अब एक कंडीशन होती है, जैसे अगर आप क्वेश्चन की तरह से लिख लो, कैन सेंटर रीनेम स्टेट विदाउट स्टेट्स कॉन्सेंट, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, लेट्स से वेस्ट बंगाल या लेट्स से हरियाणा, अगर सेंटर चाहे तो आज के टाइम पे बिना हरियाणा और बिना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के एक्नॉलेजमेंट के बिना उसका नाम चेंज कर सकती है। दिस क्वेश्चन क्लियरली इंडिकेट्स योर मतलब आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटरी, ठीक है। हम कहने को कहते हैं थोड़ा बहुत फेडरलिज्म है बट मेजरली यूनिटरी है, तो उसके सपोर्ट का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर आप इसको सोचो तो इसका आंसर है यस, सेंटर कैन,
और किस बेसिस पे, ऑब्वियसली सेंटर कुछ कर सकता है तो वो आर्बिट्री नहीं हो सकता, उसके पीछे बैकिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ थ्रू आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें लिख लो, यस सेंटर कैन रीनेम द नेम under article 3 of constitution. It gives the power to the center to reorganize state, rename the states, break the state or merge the state with any other state without the consent of the state, ठीक है। so article 3 के थ्रू सेंटर ये चीज़ें कर सकती हैं। so this shows the unitary behavior of India, ठीक है। अब ये तो यूनिटरी के सपोर्ट में स्टेटमेंट हो गया। फेडरलिज्म हम पहले पढ़ चुके हैं, सेंटर और स्टेट का जो लिस्ट के बेसिस पर बाइफिकेशन हुआ था, 368 हुआ था। कौन से ऐसे फील्ड्स है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी है, जैसे 368 का अमेंडमेंट है, शेड्यूल 7 है, ठीक है। हाई कोर्ट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, उसमें अगर नंबर्स का ऊपर नीचे करना है तो दैट शोज़ फेडरलिज्म, ठीक है। बट एज पर दीज आर्टिकल्स और दीज बिहेवियर, एज इफ़ वी कंपेयर इट टू द US, तो दिस शोज दैट इंडिया इज यूनिटरी, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेंटर, इसमें एक टेबुलर फॉर्मेट में समझेंगे हम, सेंटर और स्टेट, ठीक है, एंड यू हैव सेंटर स्टेट, ठीक है। दिस इज योर यूनिटरी, दिस इज योर फेडरलिज्म, ठीक है। कंपैरिजन इस हिसाब से है कि कब किस कंडीशन में सेंटर और स्टेट बराबर है, जिसको हम फेडरलिज्म कहते हैं, और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें सेंटर बिकम्स मोर पावरफुल देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड यूनिटरी, ठीक है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज कि व्हाई फेडरलिज्म इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। सो व्हाई इंडिया हैज टू बी फेडरल, बिकॉज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इसमें लिख लो कल्चरल डाइवर्सिटी, इसको मैं समझा दूंगा अभी, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, एंड पॉलिटिकल एजेंडा, ठीक है। अब इन 3 पॉइंट से क्या मतलब है कि भाई सेंटर जो है वो दिल्ली में बेस्ड है पूरी तरह, ठीक है। आपकी सारी पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री सब दिल्ली में है। कल्चरल डाइवर्सिटी, अब आप ऐसे मानो कोई एथनिक ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट की, फेडरलिज्म में स्टेट और सेंटर इक्वल इसलिए होने चाहिए कि दिल्ली में बैठे आदमी को ये नहीं पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है वहाँ पे उन ट्राइब्स का कल्चर कैसा है, ठीक है। ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, ऑन ग्राउंड जो डिमांड है उनकी, दैट कैन बी फुलफिल्ड इफ़ देयर इज़ ओनली अ सोलो फ्लो ऑफ पावर फ्रॉम दिल्ली और द सेंटर टू द स्टेट, ठीक है। टू एड्रेस द कल्चर डाइवर्सिटी फेडरलिज्म होना ज़रूरी है, जहाँ पे सेंटर और स्टेट बराबर है, एंड स्टेट इज़ हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस द कल्चर डाइवर्सिटी एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दे नो द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ द स्टेट्स वेरी वेल, ठीक है। इसलिए जो प्राइमरी लिस्ट है जिसके अंदर स्टेट आ, जैसे हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, दे नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देयर स्टेट, फॉर व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देयर ट्राइबल पीपल, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देयर नेटिव पीपल, ठीक है। हैंस टू एड्रेस द कल्चरल डाइवर्सिटी फेडरलिज्म इज़ नेसेसरी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ योर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब वही है, हम अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, गंगा प्लेन्स की, तो वो पूरा एक नॉर्मल प्लेन है, बट इंडिया इज़ हैविंग डाइवर्सिफाइड जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका पूरा हिली टेरेन आ गया, ठीक है। देन यू हैव कोस्टल रीजन्स, साउथ के अंदर आप जाओगे, ईस्ट और वेस्ट दोनों फ्लैंक पे आपका जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, दैट गिव्स यू कोस्टल एरियाज। देन यू हैव आइलैंड्स ऑल्सो, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में बैठ के हर जगह के डिसीजन खुद ही ले सकते हो एंड यू थिंक दैट इट इज़ बेस्ट फॉर द पीपल। इट कैन नॉट बी, इट माइट नॉट बी, बिकॉज वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स या वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स को पता होता है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देयर एनवायरनमेंट और व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देयर जियोग्राफी। वो उसी हिसाब से अपने लेवल की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो द प्राइमरी रीजन वाई इंडिया ऑफर्स फेडरलिज्म। पॉलिटिकल एजेंडा का सिंपल मतलब ये है कि जब इंडिया
व्हेन इंडिया बिकेम यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ऑब्वियसली देयर वर सम एग्रीमेंट्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट, जैसे जूनागढ़ हो गया आपका, हैदराबाद हो गया, JNK हो गया. सो देवर agreements between some of the princely states, some of the royal families, जिनके बेसिस पे उनको एक सेक्शन ऑफ द पावर प्रोवाइड किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. सो टू एक्नॉलेज दैट एग्रीमेंट पॉलिटिकल एजेंडा वी नीड टू हैव फेडरलिज्म इन प्लेस. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमें सपोर्ट करती हैं कि वाई इंडिया इज़ हैविंग फेडरलिज्म. ठीक है. इन द सेम वे देर इज़ एन आर्ग्यूमेंट कि वाई इंडिया ऑफर्स यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो. ठीक है. तो इसमें लिख लो, पहला है यू हैव सराउंडेड बाय, इंडिया इज सराउंडेड बाय हॉस्टाइल कंट्रीज, हॉस्टाइल नेबर्स. इंडिया इज सराउंडेड बाय हॉस्टाइल कंट्रीज. ठीक है. सेकंड हो गया आपका इंटरनल, ये तो एक्सटर्नल हो गया. इंटरनल क्या है? स्टेट्स, सम स्टेट्स tries to get separate from India. ठीक है. And then you have internal dispute between states, for example Maharashtra and Karnataka. ठीक है. तो इसमें समझने की बात ये, देखो फेडरलिज्म नॉर्मल कंडीशंस में अच्छा है. इफ़ एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ देन फेडरलिज्म हैज़ नो कॉन, नो ड्रॉबैक. ठीक है. बट एट द सेम टाइम आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्स सेंटर टू बिकम मोर पावरफुल इन सम ऑफ द यूनिक केसेस. ठीक है. जिसके अंदर सबसे पहला आपका है इंडिया इज सराउंडेड बाय द हॉस्टाइल कंट्रीज. एक्सटर्नल मतलब जैसे आपका पाकिस्तान है वेस्ट में, यू हैव म्यांमार और द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बाय द उल्फा. ठीक है. यू हैव चाइना इन योर नॉर्थ. ठीक है. तो उस केस में आप सेंटर और स्टेट्स को बराबर रख के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो इंडिया की इंटरनेशनल सिक्योरिटी है या नेशनल सिक्योरिटी है वो स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज़ कम्पेयर टू सेंटर. ऐसा नहीं है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी सेंटर का है तो उस केस में पूरी जिम्मेदारी सेंटर की है टू एड्रेस द एक्सटर्नल हॉस्टिलिटीज़ बाय द नेबरिंग कंट्रीज. ठीक है. तो सराउंडेड बाय हॉस्टाइल कंट्रीज इज़ वन ऑफ द रीजन वाई सेंटर बिकम्स मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू स्टेट इन सम ऑफ द कंडीशंस which came under unitary. ठीक है. Then second is your internal. Obviously you know as per the history only internal conflicts are very high. ठीक है. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कई ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए हैं, जैसे हैदराबाद वाज नॉट एक्सीडिंग टू इंडिया. ठीक है. तो उस केस में सेंटर नीड टू बी मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग टू मेक श्योर टू पुट कंडीशंस इनटू प्लेस. ठीक है. ताकि कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो जिसकी वजह से कोई भी स्टेट अलग होने का डिमांड रखे या उसको फुलफिल करने के लिए कोई एक्शन प्लान लेके आए. राइट. तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए सेंटर का स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होना ज़रूरी है. थर्ड इज़ योर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जो स्टेट्स हैं. इसके अंदर आप कह सकते हो जुडिशरी ये रोल ज़्यादा अच्छे से प्ले करती है. जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी कई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे सतलुज रिवर वाला पंजाब और अलग जो उसके नेबरिंग स्टेट्स हैं उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. बट हाँ, सेंटर ये डिसाइड करती है. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर के बीच में एक विलेज है, आई डोंट रिकॉल द नेम, बट आई थिंक दे आर इन महाराष्ट्र बट द नेटिव पीपल आर ऑफ कर्नाटका. So they wanted to be in part of Karnataka only, but since there is an internal dispute between a state, so center can easily, through Article 3 only, they can move that small district from Maharashtra to Karnataka to resolve the conflict. मतलब वो चल रहा है, but just to showcase कि when center becomes more powerful, this is also one of the conditions जहाँ पे internal dispute between the states can be resolved by the center. ठीक है. तो ये आपका कंपैरिजन हो गया फेडरलिज्म और यूनिटरी के बेसिस पे. ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, शेड्यूल 7. जो हमने फेडरलिज्म में पढ़ा था, शेड्यूल 7 आप चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू हैव अप्रूवल फ्रॉम स्टेट्स ऑल्सो. ठीक है. तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, बिकॉज कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ पे मतलब इवन दो स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें हैं ना वो सेंटर अपने पास लेके
उस पर पार्लियामेंट्री लॉज बना सकता है, तो उसको पढ़ने से पहले हमारा शेड्यूल 7 कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो गिव द हेडिंग एज शेड्यूल 7, ठीक है। अब शेड्यूल 7 के अंदर यू हैव सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड देन यू हैव कॉन्करेंट, ठीक है। कॉन्करेंट के अंदर यू हैव 52, यू हैव 61 इन स्टेट्स, 52 इन कॉन्करेंट एंड सेंटर इज हैविंग 100, ठीक है। इसमें लिखो, इसके अंदर लिखो शेड्यूल 7 मेक्स इंडिया अ फेडरल स्टेट एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वॉज डन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बट सेंटर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, there are 5 conditions in which center can make law on the state list which makes India unitary, ठीक है। अब schedule 7 का जो concept है that conclude that India is federal, ठीक है। बट एट द सेम टाइम फेडरल मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर और स्टेट के बीच में, इवन दो सेंटर के पास ज़्यादा आइटम्स हैं, बट स्टिल द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स India to be a federal country because there is a create separation of power, ठीक है। सेंटर के चीज़ों पे 100 आइटम्स हैं, 100 टॉपिक्स कह लो या 100 एरियाज़ कह लो जिस पे सेंटर लॉ बना सकता है। स्टेट 61 आइटम्स पे लॉ बना सकते हैं और कॉन्करेंट में 52 हैं जिसके अंदर स्टेट और सेंटर दोनों में से कोई भी लॉ बना सकता है, ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे इंडिया इज़ फेडरल, बट सो देर इज़ अ वेरी बिग बट, ठीक है। ये बट का क्या सीन है? In total there are 5 conditions on the basis of which center can make law from state list, ठीक है। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे मैं अभी बता दूंगा, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे वी कैन कंक्लूड इंडिया इज यूनिटरी, ठीक है। शेड्यूल 7 था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थी, तो इंडिया फेडरल हुआ, बट इसके बेसिस पे भी ऐसी 5 कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे सेंटर जो है स्टेट के लिस्ट के ऊपर सेंटर अपने लॉ बना सकता है, ठीक है। और इस प्रोविजन के बेसिस पे वी कैन कंक्लूड इंडिया इज यूनिटरी। सो there is not a clear cut margin, there is not a clear cut line in which we can say India is federal or India is unitary. India is a mixture of both, ठीक है। फेडरल भी है, यूनिटरी है, डिमांड और सिचुएशन के बेसिस पे इंडिया कैन मैनिपुलेट इट्स, इंडिया कैन यूज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एज पर द नीड, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो इसमें, कॉन्करेंट लिस्ट के बेसिस पे भी सेंटर की पावर ज़्यादा है, center is more powerful than state when it comes to concurrent. Please write down, claim of center on concurrent list is prior and superior. Next you write, subjects of state list are not in exclusive jurisdiction of state, that is center can make law on the state list under the 5 extraordinary conditions, ठीक है। और वो 5 extraordinary conditions कौन सी है वो लिख लेते हैं, वो आर्टिकल के बेसिस पे ही है। फर्स्ट इज योर आर्टिकल 249, यू हैव 249, 250, 252, 253 एंड 356, ठीक है। तो व्हाट आर द 5 कंडीशंस? 5 कंडीशंस ऑन विच सेंटर can make law on state list। 5 है आपकी, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, 252, 253, 356। टू 249 gives your national interest, ठीक है। 250 gives you
national emergency, state give power to parliament to make law, international agreement, and 356 is your president रूल. ठीक है. आर्टिकल 249 है नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे राज्यसभा से निकलेगा, वो भी मैं बता दूंगा. 249 इज योर नेशनल इंटरेस्ट, 250 इज योर नेशनल इमरजेंसी. आर्टिकल 252 स्टेट वॉलंटरी कैन गिव राइट टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉ. जैसे ये नक्सलिज्म के बेसिस पे कई स्टेट्स ने अप्रोच करा था सेंटर को टू मेक अ लॉ सो दैट जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे नक्सलाइट इम्पैक्टेड एरिया है जैसे आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तो उसमें स्टेट ने वॉलंटरीली बोला पार्लियामेंट को कि भाई अभी कॉमन लॉ निकाल दो जो हम 4 स्टेट्स आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे काम कर सकते हैं. ठीक है. तो दैट कम्स अंडर योर 252. 253 इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जैसे वर्ल्ड बैंक के संग हुआ, IMF के संग हुआ. तो उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर स्टेट सेंटर को कोई स्टेट लिस्ट के आइटम पे लॉ बनाना है तो वो बना सकते हैं, जस्ट टू एक्नॉलेज द और टू एक्सेप्ट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट. ठीक है. एंड लास्ट इज योर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो उसके बेसिस पे सेंटर कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट. ठीक है. तो ये 5 कंडीशंस हैं, 5 आर्टिकल्स हैं, इनके बेसिस पे सेंटर कैन इवेंचुअली मेक लॉ विच आर ऑन द स्टेट लिस्ट. ठीक है. तो इसमें पहला लिख लो आर्टिकल 249. आर्टिकल 249 नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है. इसमें लिखो इफ राज्यसभा passes a resolution by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting that it is urgently in national interest for the parliament to legislate over a specified subject of the state list, then parliament assumes the legislative jurisdiction over those specified subject of the state list. ठीक है. तो बेसिकली राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है. ठीक है. और उसमें कन्वे करता है कि इट्स इन अर्जेंसी एंड इन नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है. इट्स इन अर्जेंसी एंड इन नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट. इसका प्राइम एग्जाम्पल है जैसे गॉड फॉरबिड एक साथ सारे स्टेट्स में अकाल आ गया. ठीक है. एग्रीकल्चर नहीं हुई. ठीक है. एंड स्टेट वाज नॉट एबल टू और स्टेट वाज नॉट केपेबल इनफ टू हैंडल दैट सिचुएशन. उस केस में राज्यसभा से अगर रेजोल्यूशन पास होता है कि भाई आप स्टेट का जो एग्रीकल्चर वाला लिस्ट, मतलब स्टेट एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा बिकॉज इट्स एन अर्जेंसी, बिकॉज पूरे देश में अकाल पड़ा है. ठीक है. बारिश नहीं हुई तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं हुआ. तो राज्यसभा विल पास एन रेजोल्यूशन. इट विल एंड ऑन द बेसिस ऑन द अर्जेंसी एंड इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. राज्यसभा विल आस्क द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द एग्रीकल्चर. ठीक है. टू एड्रेस द इमीडिएट क्राइसिस दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस. ठीक है. तो इसमें एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है विच इज़ प्रेजेंट इन स्टेट लिस्ट. ठीक है. ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है. बट अगर राज्यसभा ने पास कर दिया कि भाई आप एग्रीकल्चर पे एक ऐसा लॉ लेके आओ टू एड्रेस द इमीडिएट अर्जेंसी. ठीक है. विच इज़ ऑल्सो इन द नेशनल इंटरेस्ट, बिकॉज अकाल पड़ गया या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं हुई तो ऑब्वियसली फूड ग्रेन्स नहीं होंगे. फूड ग्रेन्स नहीं होंगे तो स्टार्वेशंस होंगी एंड देयर विल बी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेथ, जो बंगाल फेमाइन के टाइम पे हुआ था. ठीक है. मतलब इवन दो द प्रोड्यूस वर देयर बट द डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट डन इन अ प्रॉपर वे, हेंस द पुअर वर इवेंचुअली गॉट किल्ड. ठीक है. तो राज्यसभा ने अगर रेजोल्यूशन पास करा एग्रीकल्चर के ऊपर तो पार्लियामेंट हैव द एबिलिटी पार्लियामेंट विल इवेंचुअली अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द लॉ. ठीक है. एज पर द राज्यसभा रेजोल्यूशन. ठीक है. इसमें नेक्स्ट लिखो इसी के अंदर 249 के अंदर
राज्यसभा passes a proposal to make law of a state or many states to make law on any state subject on national interest. ठीक है, वो एक किसी स्पेसिफिक स्टेट का भी हो सकता है और मैनी स्टेट्स. ठीक है, ये है राज्यसभा का रेजोल्यूशन. ठीक है, अब इस लिस्ट जैसे एग्रीकल्चर का जैसे 1 साल ये जो इसका लिमिट है, तो जो पावर का जो राज्यसभा ने एग्रीकल्चर को पार्लियामेंट को दे दिया, तो मतलब स्टेट लिस्ट का आइटम सेंट्रल लिस्ट पे चला गया, बट उसकी जो लिमिट है वो लिमिट 1 साल तक की है. सो इसमें लिखो लिमिट इज 1 year आफ्टर विच सब्जेक्ट विल, सब्जेक्ट हेयर मीन्स एग्रीकल्चर. ठीक है, हम एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल से पढ़ रहे हैं. सब्जेक्ट विल मूव बैक टू स्टेट लिस्ट. ठीक है, राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास करा, पार्लियामेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लॉ बनाया. वो लॉ जो रेजोल्यूशन पास होने के बाद से इम्प्लीमेंटेशन तक का पूरा टाइम था वो सिर्फ 1 साल तक का ही है. 1 साल के बाद एग्रीकल्चर वापस स्टेट लिस्ट में आ जाएगा उस स्पेसिफिक स्टेट या फिर मल्टीपल स्टेट्स के लिए. ठीक है, और जो 1 साल तक का जो लॉ है, ठीक है, वो 1 साल तक का लॉ इम्प्लीमेंटेड रहेगा. उसका एक्सटेंशन 6 महीने हो सकता है, बट उसके बाद वो सीज हो जाएगा. इट विल सीज टू एग्जिस्ट एंड उसको दोबारा इम्प्लीमेंट कराने के लिए दोबारा से राज्यसभा को न्यू रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया लिमिट इज 1 year आफ्टर विच सब्जेक्ट विल मूव बैक टू द स्टेट लिस्ट. एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है, स्पेसिफिक स्टेट और मैनी स्टेट्स के लिए है. एग्रीकल्चर हमने समझा राज्यसभा से ही पास होगा, लोकसभा का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर एग्जांपल से समझा देते हैं. टाइमलाइन समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज रेजोल्यूशन और लॉ इम्प्लीमेंटेशन में जो टाइम है वो कंक्लूड होता है. ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा का रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन गॉट पास्ड. ठीक है, उसके 4 महीने बाद पार्लियामेंट का लॉ आ गया. दिस इज 4 month. ठीक है, तो जो इसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा वो 8 months रहेगा. ठीक है, जैसे ही रेजोल्यूशन पास हुआ तो इसकी घड़ी स्टार्ट हो जाती है. रेजोल्यूशन पास होने के 1 साल बाद तक वो चीज़ इम्प्लीमेंटेड रहेगी. तो रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके 4 महीने बाद पार्लियामेंट का लॉ आ गया. तो लॉ आने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन था वो सिर्फ 8 महीने तक रहेगा. यहाँ आपके 12 month कंप्लीट हो गए, 12 months कंप्लीट. उसका एक्सटेंशन आपको 6 महीने और मिल सकता है. 6 month एक्सटेंशन कैन बी देयर. ठीक है, तो रेजोल्यूशन पास हुआ, 4 महीने बाद पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया. उसके बाद वो लॉ 8 महीने तक ही चल सकता है. 8 महीने के बाद उसका 6 महीने का एक्सटेंशन हो सकता है. उसके बाद इट विल सीज टू एग्जिस्ट, सीज टू एग्जिस्ट. ठीक है, ये फर्क मतलब इट मे और मे नॉट है एक्सटेंशन वाला. ठीक है, बट टाइमलाइन ज़रूरी है. जो टाइमलाइन 1 साल की है वो रेजोल्यूशन पास होने से ही स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, और पार्लियामेंट का लॉ कब तक मैक्सिमम टाइम तक रह सकता है? दिस इज़ योर 8 + 6 14 months. ठीक है, मैक्सिमम 14 months तक वो प्रिवेल कर सकता है. उसके बाद अगर उसको दोबारा इम्प्लीमेंट कराना है तो राज्यसभा से फिर से रेजोल्यूशन पास होगा. ठीक है, तो इसके बाद लिख लो राज्यसभा कैन री इम्प्लीमेंट इट आफ्टर पासिंग अ न्यू रेजोल्यूशन अगेन. ठीक है, सो दिस वाज योर आर्टिकल 249. सेकेंड लिखो आर्टिकल 250 नेशनल इमरजेंसी.
सो बी आर्टिकल 250, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, यू हैव, दिस इज योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दिस इज योर पार्लियामेंट, ठीक है। और स्टेट लेवल पे दिस इज योर नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और स्टेट लेवल पे भी सेम ही है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये स्टेट का है, ये पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट, ठीक है। तो अब यहाँ ट्रिक क्वेश्चन ऐसे है कि लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। इनर सर्कल, आउटर सर्कल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, which one will get suspended during national emergency, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी लगते ही ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी which one will get suspended, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी लगा 250 आर्टिकल के बेसिस पे, इनमें से कौन सा ऑफिस सबसे पहले हटेगा, ठीक है। मतलब 250 नहीं, 250 मतलब नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 250 के बेसिस पे स्टेट लिस्ट का हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट कैसे उसको ले सकता है। बट क्वेश्चन इज नेशनल इमरजेंसी लगी तो इसमें से कौन सा ऑफिस सबसे पहले डिसॉल्व होगा, सस्पेंड होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है नन, आंसर नन। लिखो, in national emergency no office gets suspended or dissolved. Next you write, during emergency parliament and state legislative can make law on state list subject as state list become concurrent list, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 250 के बेसिस पे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर can make law on state list as state list becomes concurrent list during national emergency, ठीक है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर दोनों स्टेट लिस्ट पे अपने लॉज बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के बेसिस पे, बिकॉज स्टेट लिस्ट इवेंचुअली बिकम्स अ कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब इसमें कैच बस इतना है, जब वो नेशनल इमरजेंसी बंद होगी, एज सून एज द नेशनल इमरजेंसी गेट्स क्लोज, उसके 6 महीने बाद आफ्टर 6 months of national emergency closure, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी थी, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव सबने रूल निकाले स्टेट लिस्ट के बेसिस पे, बिकॉज स्टेट लिस्ट वाज इवेंचुअली बिकेम कॉन्क्रीट लिस्ट। आफ्टर 6 months जब नेशनल इमरजेंसी बंद हो गई तो जो पार्लियामेंट का जो लॉ था जो पास हुआ था नेशनल इमरजेंसी में, दैट विल सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है। So after 6 months of national emergency closure, parliament law will cease to exist, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव सबने लॉज निकाले स्टेट लिस्ट के लिए, स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उस पर,
बिकॉज स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट बन गया था, बट जब नेशनल इमरजेंसी बंद हुई तो उसके 6 महीने बाद तक आपका पार्लियामेंट का जो लॉ पास हुआ था वो चलेगा। 6 महीने के बाद दैट पार्लियामेंट लॉ विल सीज टू एग्जिस्ट, मतलब इट विल बिकम नॉन एप्लीकेबल। ठीक है, सो दिस वाज योर आर्टिकल 250। नेक्स्ट यू राइट सी आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें स्टेट्स खुद ही कहता है पार्लियामेंट से कि भाई आप हमारे लिस्ट के बेसिस पे कोई एक लॉ निकाल दो। ठीक है, तो सी इज़ योर 252। ठीक है, 252 आर्टिकल, इसमें लिखो इफ़ 2 और मोर देन 2 स्टेट्स लेजिस्लेचर्स पासेस अ रेजोल्यूशन। ठीक है, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर विल पास अ रेजोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, इफ 2 और मोर देन 2 स्टेट्स लेजिस्लेचर पास अ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट in bracket to make a law over a specified subject of the state list, then parliament assumes the jurisdiction over those subjects for those states and the law shall remain valid till the time it is repealed by the parliament। ठीक है, तो फंडा क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर एक स्टेट का या मल्टीपल स्टेट्स का रेजोल्यूशन पास करेगा एंड इट विल आस्क Parliament to make law on state list subject। ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने वो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करके लॉ बना दिया तो इस केस में क्या चाहिए है कि वो लॉ कैन नेवर सीज टू एग्जिस्ट until unless पार्लियामेंट उस लॉ को वापस ना ले। ठीक है, Parliament to make law, if Parliament made up a law, then it shall remain valid till the time it is repealed by parliament। तो इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है, पार्लियामेंट से लॉ निकला है 252 के बेसिस पे, पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट करा है स्टेट लेजिस्लेचर का रेजोल्यूशन, तो पार्लियामेंट ने जो लॉ निकाला वो वैलिड रहेगा जब तक पार्लियामेंट खुद उस लॉ को वापस ना ले। ठीक है, तो इसका प्राइम एग्जाम्पल था नक्सलिज्म को एड्रेस करने के लिए स्टेट्स ने सेंटर को बोला कि आप एक कॉमन लॉ निकाल दो पुलिसिंग के लिए। तो इसमें एग्जांपल, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के लिए अलग अलग स्टेट जो थी जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, तो नक्सलिज्म्स को एड्रेस करने के लिए स्टेट्स ने खुद बोला पार्लियामेंट को कि भाई आप एक कॉमन पुलिसिंग लॉ निकाल दो। तो पार्लियामेंट ने 252 आर्टिकल को यूज़ करते हुए कॉमन लॉ निकाला विच इज़ यूज्ड बाय नक्सलाइट हिट स्टेट्स। ठीक है, डी लिख लो, आर्टिकल 253 आर्टिकल। ठीक है, सो ये है आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इसमें लिखो इंडिया टू ऑनर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, पार्लियामेंट कैन पास द लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट विथ और विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जैसे इंटरनेशनल कैसे बताऊँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के संग कुछ लैंड बॉर्डरी एक्सचेंज होनी है। ठीक है, तो वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, अब अगर वो लैंड एक एग्रीकल्चर लैंड है तो यूजुअली वेस्ट बंगाल का कंसेंट लेना ज़रूरी है, बट टू एक्नॉलेज द इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेंटर कैन टेक और कैन नॉट टेक द कंसेंट फ्रॉम द स्टेट। वेस्ट बंगाल से वो कंसेंट लेना ज़रूरी है नहीं है, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है,
एंड इवेंचुअली सेंटर कैन पास द लॉ कि भाई लेट्स से आज से 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो बंगाल का एग्रीकल्चर एरिया है वो अब बांग्लादेश की टेरिटरी में आएगा, ठीक है। सो वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और उसको एक्नॉलेज करने के लिए सेंटर कैन मेक लॉ विथ और विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। जो आखिरी आर्टिकल है 356 वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा विल स्टार्ट विथ डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ यूनिटरी जैसे गवर्नर एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। देन फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स के बीच का डिफरेंस, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड डू लीव योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप स्टडिंग, थैंक यू।